नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, आज की शुरुआत हम करते हैं। हिंदुस्तान में इमरजेंसी नाफिज होकर 50 साल मुकम्मिल हुए हैं। जी हाँ नाजरीन, ये इस दौर को बदतरीन दौर कहा जाता था और कहा जाता रहा है। ख़ास तौर पर बीजेपी भी इस दौर का, जो इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी का जो दौर था, उसको साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी का दौर था उसको हिंदुस्तान की तारीख़ का सियाह बाब करार देते रहे हैं। और यकीनन हकीकत भी इस बात की है कि इमरजेंसी में जिस तरीक़े के इम्तनात आयद किए गए थे, सहाफ़त की आज़ादी छीन ली गई थी, समाजी जहदकारों को जेल में डाल दिया गया था और अदलिया के नाम पर कुछ बाकी नहीं रहा था। जमहूरियत जो है, हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का दस्तूर है, उसको मुकम्मल तौर पर पामाल कर दिया गया था। मगर इंदिरा गांधी ने ये बाज़ाब्ता ऐलान के साथ इमरजेंसी नाफिज की थी। पिछले जो 2 दहाई गुजरे, जो 2 मियाद गुजरे हैं, ये तीसरी मियाद है नरेंद्र मोदी हुकूमत की, बीजेपी की, मगर हम उसी को गैर मौलाना इमरजेंसी के तौर पर हम ये आज का माहौल देख रहे हैं। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। यकीनन देखिए 25 जून, गालिबन 25 जून आज से 50 साल पहले 1975 की बात करेंगे। 25 जून 1975 में ये इमरजेंसी का जो है नफाज अचानक अमल में आया था। उस वक्त इंदिरा गांधी जो है वज़ीर आज़म हुआ करती थी इस मुल्क की, और फिर जिस तरह की सिचुएशन उस ज़माने में हो गई थी, उस सिचुएशन में इंदिरा गांधी ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अचानक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में एक तरह की जो है एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। पूरे मुल्क में इमरजेंसी के दौर को तारीख़ का सियाह दौर करार दिया जाता है। आज भी इस बात से इनकार नहीं है। उस ज़माने में जितने अखबारों ने इमरजेंसी के ख़िलाफ़ लिखा था, उनके एडिटरों को हिरासत में लिया गया था, गिरफ़्तार किया गया था। पूरी मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई थी, अखबारों पे पाबंदी लगा दी गई थी, और किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं थी कि वो इमरजेंसी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी कह सके। गैर मौलाना उसको कहा जाता है इमरजेंसी को। वो तो ऐलान करता इमरजेंसी थी, इमरजेंसी नाफिज हो गई, कर दिए। ऐलान के साथ ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का निफाज अमल में लाया था। जी बिल्कुल। 2014 के बाद सज्जाद साहब, मगर हम गैर मौलाना जो इमरजेंसी है वो सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि 50 साल कबल जो है हमने उस इमरजेंसी को नहीं देखा था जो ऐलान के साथ नाफिज की गई थी। अब हम देख रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो फैसले आस्था की बुनियाद पर दे रहे हैं। दिन के उजाले में एक बड़ी मस्जिद जो है उसको ढा दिया जाता है। दिन के उजाले में मॉब लिंचिंग, ये मवेशियों के और बीफ के नाम पर लोगों को जुबा कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, उनके घरों पर हमले कर दिए जाते हैं। अगर कोई अखबार आपके खिलाफ, हुकूमत के जो इस मौजूदा दौर है उसके खिलाफ अगर लिखता है तो उस पर पाबंदी आयद कर दी जाती है, फौरी एक्शन लिया जाता है। अगर कोई सहाफ़ी उत्तर प्रदेश जैसी रियासत में जाकर वहां पर जो दलितों पर मजालिम हो रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग करता है तो वो वापस अपने मुल्क, अपनी रियासत केरला जो है वो वहां पर जा नहीं सकता, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर पीडी एक्ट लगा दिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन पर मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। और हम देख रहे हैं जो बेबाकी के साथ जो सहाफ़ी अब मीडिया चैनलों पर आकर बात कर रहे थे, जैसा कि बहुत सारे सहाफ़ी है, मैं उनका नाम लेना मैं यहाँ पर मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, जब वो बात करते हैं बेबाकी के साथ तो चैनल के इंतजामिया पे, अखबार के इंतजामिया पर दबाव डालकर उन्हें हटा दिया जाता है। तो ये तमाम जो हमने वो इमरजेंसी देखी नहीं थी जिसका ऐलान किया गया था, हम ये इमरजेंसी देख रहे हैं जो गैर मौलाना है। बिल्कुल, ये इमरजेंसी यकीनन आज भी हम तारीख़ के सियाह दौर से गुजर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस दिन अखलाक अहमद को उसके घर से निकाल के जो है शहीद किया गया था, मैं इस बुनियाद पे कि उसके फ्रिज में गोश्त रखा हुआ है शुबे में, जबकि उस गोश्त की तज़किये के बाद ये बात वाह हो गई थी, ये बात जो है साफ हो गई थी कि वो गोश्त बकरे का था।
उसके बावजूद जिस तरीके से लोगों ने मोदी के वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ लेने के कुछ दिनों के अंदर जी अखलाक अहमद को घर से निकाल के जो है उसी के घर के सामने पीट पीट के शहीद कर दिया था, उसी दिन जो है इस मुल्क में इमरजेंसी की घंटियां बजने लगी थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अखलाक अहमद की मौत से लेके आज तक अगर हम देखें तो दिल दहला देने वाले वाक़यात से तारीख भरी पड़ी है। हम देखेंगे इन 10 सालों में, जैसा कि अभी आपने कहा कि किस तरीके से सहाफ़ियों को जो है गिरफ़्तार किया गया, किस तरीके से जो है मजहबी रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया, किस तरीके से सियासी कायदीन को जो है हिरासत में लिया तुरफा गया। तमाशा वही है, अगर आपके खिलाफ में, आपकी पार्टी के खिलाफ में अगर कोई बात करता है या प्रचार करता है या फिर तहरीक चलाता है, खा वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो या रॉबर्ट वाड्रा हो, ये तो अहम कायदीन, बड़े कायदीन हैं। इन पर सीबीआई की जांच हो जाती है, इन पर एंटी करप्शन ब्यूरो रियासती सतह पर वो काम करना शुरू कर देता है, इन्फोर्समेंट जो है डायरेक्टरेट वो उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देता है। और फिर दूसरी चीज, अहम बात यह है कि उन रियासतों में जहां पर बीजेपी की हुकूमत नहीं है, वहां पर गवर्नर जो है हुकूमत के, रियासती हुकूमत के तरक्याती कामों में रुकावट बनने की मुसलसिल कोशिश करते हैं। बजट की इजराई का मामला हो, जैसा कि तमिलनाडु में तमिलनाडु हुकूमत और वहां के गवर्नर में टकाफर का मामला आ गया था। तेलंगाना में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी। पिछले 10 सालों में बहुत सारे मामला सामने आए। और जहां जहां पर बीजेपी की हुकूमतें नहीं है, गैर बीजेपी हुकूमतें, वहां पर गवर्नर जो है हुकूमत पर कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये एक गैर मौलाना इमरजेंसी की ही सूरत पेश करती हैं। यकीनन देखिए, यकीनन जैसा कि आपने कहा कि एक जानिब तो गवर्नर जो है तरक्याती कामों को रियासतों के काबीना के मंजूर किए गए बजट को रिलीज़ करने के लिए, साइन करने के लिए फ़ाइल पे तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में जो है हुकूमतों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और फिर दूसरी जानिब उन रियासतों में जहाँ पे हुकूमतें गिराई गई, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, रातों रात गवर्नर ने नए चीफ मिनिस्टर को हलफ दिलाया, जो बागी ग्रुप के साथ जो है वहाँ पहुँचा था दावा ठोकने के लिए। तो फ्लोर पे, मतलब ये कि फ्लोर पे एक तादाद जो बताई जाती है, फ्लोर पे जो वहाँ पे इलेक्शन होता है जिसमें जो है अक्सरियत दिखाई जाती है, फ्लोर पे जाने तक की मोहलत नहीं दी गई। जब बगावत हुई, जब टूटे लोग, जब लोग जो है एक पार्टी से निकल के बीजेपी के साथ आए, तो रातों रात चीफ मिनिस्टर को जो है हलफ दिला दिया गया। बगैर कॉन्फिडेंस मोशन पास किए, कॉन्फिडेंस मोशन पास किए। यकीनन देखिए आप, ये इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी 50 साल इमरजेंसी के गुजर गए और ये कह रहे हैं कि कोई हिंदुस्तानी उस इमरजेंसी को नहीं भूलेगा। आप 50 साल के बाद याद रखे हैं, 50 साल के बाद हिंदुस्तान की आवाम, मैं समझता हूँ कि रो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह की सिचुएशन अभी है उसमें तो सिवाय लोगों के पास रोने के और बचा क्या है। महंगाई अपनी इंतहा पे है, बेरोज़गारी अपनी इंतहा पे है, सिचुएशन, माशी हालात बदतर से बदतर सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं, बैंकारी निज़ाम जो है कोलैप्स के करीब पहुंच गया है, और नौकरियों का मामला तो इतनी अबतर हो गया है कि अब जो है हुकूमत खुद ये कह रही है कि लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, लोगों को पकोड़े बेचना चाहिए। ये तो खुद वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था, आपको याद होगा, कि क्यों आप जो है रोज़गार के लिए परेशान हो, पकोड़े बेचो, आप बहुत कमाओगे पैसा। तो मतलब ये कि आप नौकरी देने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं, आपने इस तरह के हालात इस मुल्क में बना दिए हैं। तो यकीनन ये बहुत ही तशवीश की बात है कि आज इंदिरा गांधी ने तो बाकायदा इमरजेंसी का ऐलान किया था, आज से जो है 50 साल पहले 25 जून के दिन जो है ऐलान किया था, वो एक अलग सिचुएशन थी। लेकिन आज की क्या सिचुएशन है, आवाम ने आपको मुंतखब करके इक़्तिदार में भेजा तो आपने सारे आईनी इदारे अपने कंट्रोल में कर लिए। जैसा कि आपने कहा कि जो आपके ख़िलाफ़ बोलता उसके ख़िलाफ़ जो है ईडी लगा दी जाती, उसके ख़िलाफ़ जो है सीबीआई लगा दी जाती, उसके ख़िलाफ़ इनकम टैक्स के हुक्काम को लगा दिया जाता, और जो आपके साथ आ जाता
एक रातों रात उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। ये भी हुआ है। आपके सामने मिसाल है, अजित पवार महाराष्ट्र से है, प्रफुल्ल पटेल है, ये कायदीन है, चौहान है, शिवराज सिंह चौहान है, तो वहां पर भी ये तीनों को बदतरीन करप्ट लीडर के तमगा जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में दिया था। और वो जब बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी की हिमायत में आ गए, तो फिर उन्होंने बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें डालकर निकाल कर साफ कर दिया गया, उनके ऊपर लगे तमाम इल्जाम धो दिए गए और अदालत ने उनको बरी कर दिया। जी, अदालत सबसे बड़ा कमाल है। तो मैं वही तो कह रहा था, अदलिया पर जिस तरीके का यकीन भरोसा हिंदुस्तानी आवाम कर रही थी इमरजेंसी के टाइम में भी, देखिए इमरजेंसी के टाइम में अदालतें जो हैं वो किसी के जेर नहीं हुई थी, किसी सियासी जमात के। अदालत ही ने इमरजेंसी को खत्म किया था, अदालत ही के फैसले पर इंतखाबात हुए थे उसके बाद। मगर यहां पर हम देख रहे हैं अदालतें भी ये वो जो 50 साल पुरानी इमरजेंसी है उससे खतरनाक और उससे सियाह बाब मौजूदा जो ये इमरजेंसी है, गैर मौलाना इमरजेंसी है, उसको हम कह सकते हैं। क्योंकि इसमें अदालतें, जैसा कि आपने कहा, जिन पर एसीबी की चार्जशीट है, जिन पर इन्फोर्समेंट की चार्जशीट है, जिन पर सीबीआई की चार्जशीट है और उनके ऊपर मुकदमा चला, कार्रवाइयां हुई, वजीर आजम वजीर दाखिला ने बबांगे दहल अवामी जलसे आम में जिन लोगों पर इल्जामात लगाए उन्हें अदालतें बरी कर रही हैं। और फिर खुफिया तरीके से जजों के कत्ल हो जाते हैं। सीबीआई के उस जज का, जस्टिस मैं नाम भूल रहा हूं, वो जज का, एक जज का कत्ल हुआ था जो सीबीआई की अदालत की में सुनवाई कर रहे थे अमित शाह के मामले की। पुणे के एक होटल में उनको जो है मार दिया गया, पुरस्कार तौर पर जो है, पुरस्कार तौर पर आज तक पता नहीं चला कि भाई उनकी मौत, उनकी जो मुश्तबा हालत में जो लाश मिली थी उसकी तहकीकात होने के बाद जो रिपोर्ट सामने आना था वो रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आई। तो यकीनन जिस तरीके का काम अब किया जा रहा है, शायद ऐसा काम वो 50 साल पुरानी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। देखिए, इमरजेंसी लगाई गई थी जब जो है जेलों में भरा जा रहा था लोगों को, उस वक्त जैसा कि आपने कहा कि उस वक्त अदालत ने इमरजेंसी पे रोक लगा दी और अदालत ने वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगाने का हुक्म दिया और इंदिरा गांधी को जेल भेजा अदालत ने। तो इतने पावर्स तो थे उस जमाने में, अदालतों पर बाकी थे। इमरजेंसी के बावजूद भी अदालतों को इख्तियारात थे अपने फैसले पूरी आजादी के साथ, खुद मुख्तारी के साथ, आइन के पेश नजर फैसले लेने के पूरे इख्तियारात थे। मगर मौजूदा जो गैर मौलाना इमरजेंसी में हम जी रहे हैं उसमें अदालतों को, मैं बड़े माजरत के साथ कहूंगा, ये तौहीन अदालत का मामला भी बन सकता है। यकीनन इसमें कोई खौफ की बात, कोई डर की बात नहीं है, मगर जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि क्या अदालतें भी खुद मुख्तारी खो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए अभी बाबरी मस्जिद का फैसला सबसे बड़ी मिसाल, आस्था की बुनियाद पर, उससे बड़ी मिसाल आइन की बुनियाद पे नहीं, आस्था की बुनियाद पे। और साफ तौर पे कहा गया कि वहाँ मस्जिद थी और उस मस्जिद को वहाँ जो तामीर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमार्क हैं कि मस्जिद वहाँ पे मौजूद थी और मस्जिद को किसी भी ढांचे को गिरा के तामीर नहीं किया गया था, वहाँ पे किसी भी जो है मंदिर के सबूत नहीं मिले, वगैरह वगैरह सारी बातें जो है लिखने के बाद फिर आखिर में लिखा गया है कि चूँकि जो है ये आस्था का मामला है इसलिए हम ये ज़मीन जो है राम मंदिर के हवाले करते हैं। और चूँकि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद की ज़मीन थी, इसलिए मस्जिद को हम ज़मीन देंगे, लेकिन वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे। तो इतना बड़ा फैसला, इतना मतलब ये कि इतना सारी दुनिया की जिस पे नज़रें थी, अगर वो आस्था की बुनियाद पर दिया जाए तो फिर यकीनन लोग तो जो है अफसोस करेंगे, लोग हैरत करेंगे, लोग जो है अदालत पे जिसका यकीन है, देखिए अदालत उज़्मा पे आज भी लोगों का यकीन है। लोग कहते हैं कि अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी फैसला साज है और हमें उस अदालत पे पूरा भरोसा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वक्फ तरमीमी कानून नाफिज कर दिया गया है, लेकिन लोग इस कानून के ख़िलाफ़ जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए गए सुप्रीम कोर्ट। तो तब भी अब भी लोगों ने कहा कि हमें अदालत पे पूरा भरोसा है और हमें यकीन है कि अदालत इंसाफ करेगी। और ये जो आइन के ख़िलाफ़ जो है काम किया गया है, आइन की मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत ये काम किया गया है, इस काम को अदालत मुस्तरद करेगी और इस क़ानून को कलअदम करार देगी।
लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन है ये तो नहीं पता है। लेकिन यकीनन जैसा कि आपने कहा, जैसा कि इमरजेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या कम इमरजेंसी है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह को जो है आप कई घंटों तक पूछताछ के लिए जो है ईडी के दफ्तर में बिठा देते हैं। ये इमरजेंसी का सबसे सियाह बाब ये कहा जा सकता है हिंदुस्तान की तारीख में। वो इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने नाफिज की थी, वो ऐलान करता थी, और नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत में जो गैर मौलाना इमरजेंसी है वो साबिक़ा इमरजेंसी से ख़तरनाक समझी जा रही है, और उससे बड़ा सियाह बाब इसको हिंदुस्तान की आवाम समझती है। तो नादरीन, हम रुख करते हैं ईरान और इसराइल के माबैन जंग का, क्योंकि 12 दिन के बाद जो है जंग पर वहाँ पर तौक़ुफ़ आ गया, रुक गया है। दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो अब जंग बंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें सालिसी अमेरिका की है। अमेरिका ने सालिसी से कबल ईरान पर हमला किया था, और फोर्डो जो जौहरी तनसीबात हैं वहाँ पर उसका जो B-2 बम्बार जो फाइटर जहाज़ है उसके ज़रिए से, बमबारी के ज़रिए फोर्डो जो इस्टेब्लिशमेंट है, न्यूक्लियर तनसीबात हैं, उसको निशाना बनाने का, उसको तबाह करने का ये दावा किया गया था। मगर एक ख़बर पेंटागन से निकल कर ये आ रही है, एक रिपोर्ट है अमेरिका के जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है कि वो जो न्यूक्लियर तनसीबात पे ईरान के हमला किया गया था वो तबाह नहीं कर सका। B-2 बम्बार जो है वो उसको तबाह करने में नाकाम हो गया है। ये खबर निकल कर आ रही है। जी सज्जाद साहब, यकीनन देखिए CNN ने भी ये रिपोर्ट दी है, और ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की ये इब्तदाई रिपोर्ट है। अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की बुनियाद पे सबसे पहले CNN ने ये इंकशाफ किया कि इतना B-2 खौफनाक बम्बर, जिसके बारे में अमेरिका का ये दावा है कि तबाही की जो है ना ख़त्म होने वाली दास्तान दर्ज करता है, और ये जहाँ गिरता है वहाँ की हर शहर तबाह हो जाता है, हर चीज़ को दर्रा दर्रा उसके हर चीज़ को रेजा रेजा कर देता है। तो ये दावा उन्होंने किया था, और फिर वहाँ पे बॉम्बर से बमबारी की गई थी। तो अब ये इंकशाफ हुआ कुछ दिनों के बाद। अब तो जंगबंदी भी हो गई, ईरान और इजराइल के माबैन जंगबंदी हो गई है, लेकिन जंगबंदी के बाद ये इंकशाफ हुआ कि जो जौहरी जो है प्लांट था ईरान का, उसको ख़त्म करने में बमबार नाकाम हो गया। और फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महज 1 महीने के अंदर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ कर सकता है। 400 किलो यूरेनियम जो है, खौफ की बात यह है अमेरिका के लिए, और ये तमाम जो ईरान पर नज़रें टिकाए बैठे हैं उनके लिए खौफ की बात यह है कि 400 किलो यूरेनियम जो है ईरान ने मुंतकिल किया है, उस जौहरी तनसीबात जो इस्टेब्लिशमेंट थे वहाँ से ईरान ने मुंतकिल किया है। देखिए सज्जाद साहब, हमने देखा है इंटेलिजेंस है, मोसाद है, या फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, और दूसरे इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसियां हैं, उन लोगों की कार्रवाइयों के बमूजिब, उनके रिपोर्ट्स के बमूजिब इसराइल ने हमला किया था ईरान पर, और जो साइंसदान हैं ईरान के उन्हें निशाना बनाया था, मिलिट्री कमांडर, आर्मी चीफ जो है उन्हें निशाना बनाया था। तो जब यूरेनियम मुंतकिल हो रहा है और न्यूक्लियर तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा है, तो ये रिपोर्ट जो है क़ब्ल अज़ वक्त क्यों नहीं पहुंची अमेरिका के पास कि भाई जहाँ पे निशाना लगाया जा रहा है वहाँ पर ये तमाम इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मुंतकिल हो गया है। ये हमले के फ़ौरन बाद से ये तस्वीर सेटेलाइट के ज़रिए से मंजर आम पे आई, सोशल मीडिया के ज़रिए से मंजर आम पर आई। सज्जाद साहब, मेरा मानना ये है कि ये फिर एक जवाब बना रहे हैं ईरान को दोबारा घेरने के लिए, क्योंकि अगर ईरान के पास अगर उनके एस्टेब्लिशमेंट ख़त्म कर दिए तो फिर कोई जवाब बाकी नहीं रहेगा दोबारा ईरान को निशाना बनाने के लिए, हमला करने के लिए। तो यूरेनियम का हवाला लिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, तो क्या ये दोबारा ईरान को घेरने के लिए, ईरान पर दबाव बनाने के लिए, ईरान को डराने धमकाने के लिए तो ये हरबा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? यकीनन ये मुमकिन है, बल्कि जो है बहुत ज़्यादा मुमकिन है, मुमकिनात में से ये
कि ईरान से अमेरिका को सुबकी हुई है जी, ईरान से इजराइल को सुबकी हुई बहुत है। ज्यादा। इजराइल को की रातों की नींद हराम करने में ईरान के इन हमलों ने बहुत काम किया है। बहुत ज्यादा। तो यकीनन देखिए, अब इस सुबकी का जो है मतलब एक ही जवाब तो उनको देना ही है, आज नहीं तो कल। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन हम कहेंगे, या फिर वो जो झंझलाहट हम कहेंगे, या फिर वो जो हालात है, देखिए फ़िलहाल तो उन्होंने देखा कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो जंगबंदी करवा दी, फौरी तौर पे जंगबंदी करवा दी। और ट्रंप ने जो है ऐलान कर दिया कि ईरान और इजराइल के ख़िलाफ़ जो है जंगबंदी हो गई है। अब जंगबंदी के एक दिन के बाद जो है ये खबर आती है, वो भी अमेरिका की इंटेलिजेंस की तरफ से, पेंटागन की तरफ से ये रिपोर्ट आती है कि हमने B-2 बॉम्बर जो इस्तेमाल किए थे ईरान के जौहरी प्लांट्स पे, वो नाकाम हो गए हैं। और इस हमले से चंद घंटे पहले ही ईरान ने अपने यूरेनियम के ज़ख़ीरों को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुंतकिल कर दिया था, ये वो लोग कहते हैं। देखिए दूसरी जानिब देखिए, ईरान के जौहरी जो तनाज़ा है ये कोई नई बात नहीं है जी। ईरान जौहरी अफजूदगी आज से नहीं कर रहा है, तकरीबन 20 साल से हम देख रहे हैं कि ईरान जौहरी अफजूदगी कर रहा है। और 20 साल पहले जब अहमदी नज़ाद की हुकूमत हुआ करती थी ईरान में, जब अहमदी नज़ाद सदर हुआ करते थे, जब जो है आलमी जो इदारा है, जो जौहरी तनसीबात पे जो है निगरान इदारा है, उस इदारे के माहिरीन ईरान का दौरा करते रहे हैं। और ईरान के जितने जौहरी प्लांट हैं, 3 शहरों में ईरान के जौहरी प्लांट हैं, उन प्लांटों का मुआयना करते रहे हैं। और ईरान ने उन्हें उन प्लांट्स का मुआयना भी करवाया, दिल खोलकर उनका इस्तेकबाल किया, कालीन के जरिए उनका इस्तेकबाल किया, उन्हें बुलाया, बताया, दिखाया। और ईरान हमेशा वेलकम करता है। इस हालिया दिनों में भी इदारों की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये बात कही गई कि तो ईरान ने वेलकम कहा आ जाए, लेकिन इसराइल ने अपने दरवाजे अब तक नहीं खोले। बिल्कुल। और इसराइल आज जौहरी पावर है जी। इसराइल को जौहरी बम बनाने का मौका फराहम किया जाता है, लेकिन ईरान पे 20 साल से मुसलसल पाबंदियां लगाई जा रही है। ईरान साफ तौर पे कहता रहा है कि हमने ये जो जौहरी अफजूदगी की है ये पुरअमन मकासद के लिए, ये जो है बम बनाने के लिए नहीं है, हम इससे हथियार नहीं बनाएंगे। ये जो जौहरी जो है अफजूदगी हो रही है, जौहरी जो है ये जो यूरेनियम हम बना रहे हैं, ये इसका वाहिद मकसद ये है कि हम इससे जो है बिजली पैदा करेंगे। एक मकसद उन्होंने बताया कि बिजली की जो ईरान में किल्लत है या बिजली की ज़रूरतें हैं वो पूरा करेंगे हम इस प्लांट के ज़रिए। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब एक तिब्बी शोबे में जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों की भी इस जौहरी प्लांट के ज़रिए तकमील होगी। सिर्फ ये पुरअमन मकासद, ये 2 मकासद हैं हमारे। ईरान बार बार ये कहता रहा है और उसने ईरान ने सबूत भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और जो है दीगर ममालिक बार बार ये कहते रहे हैं कि ईरान जौहरी बम बना रहा है, जौहरी बम बना रहा है, जौहरी बम बना रहा है। अभी हाल में खबर आई थी कि ईरान जौहरी बम बनाने के बिल्कुल जो है करीब पहुंच चुका है और किसी भी वक्त वो जो है जौहरी धमाका कर सकता है। तजुर्बाती धमाके जो होते हैं, जैसा कि हमने पोखरन में किया था तजुर्बाती धमाका जौहरी जो है बम का, तो ये अमेरिका का एक कहना है कि ईरान किसी भी वक्त जौहरी बम बना सकता है, तजुर्बा कर सकता है। और आपने जो नुक्ता बयान किया है यकीनन वो सोचने वाला है कि जो सबसे पहले इजराइल ने ईरान पे जो हमला किया था, इजराइल ने अभी हाल में जो सबसे बड़ा हमला किया था, इब्तिदा इजराइल ने की थी, तो उस हमले के बाद नेतन्याहू का एक बयान आया था जिसमें उसने दो टूक अंदाज में कहा था कि हम अपने बाबुल दाखिले पर ऐसे मुल्क को जो है पनपने नहीं देंगे जो जौहरी बम बना के हमारे ही गले में जो है उस बम को लटकाने का जो है मंसूबा बना रहा हो। तो हम अपने आप को कत्ल करने के लिए मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, हम कत्ल होने के लिए मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। इससे पहले कि जौहरी बम बन जाए हमको उनके जौहरी बम बनाने के जो वहाँ के जो है तजुर्बा गाहें हैं उनको ख़त्म करना है। और इसी मकसद के तहत
हमने ये हमला किया है, ये इजराइल ने कहा था। जी। इसी पॉइंट पे इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। और आज जंगबंदी के बाद एक बार फिर अमेरिका अगर ये कहता है कि हमने जो जौहरी प्लांट को ख़त्म करने का के लिए जो बम्बार भेजा था, बम्बार भेजा था, वो फेल हो गया, वो नाकाम हो गया है, फेल हो गया है, तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि मुस्तक़बिल क़रीब में एक बार फिर ईरान को दोबारा घेरने की कोशिशें की जाएगी, अमेरिका की जानिब से की जाएंगी, इसराइल की जानिब से की जाएंगी। जिस तरीके के माजी में इराक़ में एक केमिकल हथियारों के नाम पर हमला करके इराक़ को तबाह कर दिया गया, अब ईरान पर में भी यही के जौहरी हथियारों, जौहरी बमों की तैयारी के नाम पर ईरान को भी निशाना बनाने की कोशिशें की जाएगी। आखिरी खबर, बहुत अहम खबर है, तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत तेलंगाना को ये कह दिया है कि अगले 3 माह के अंदर पंचायत जो पोल्स हैं, मजालिस मकामी के जो इंतखाबात हैं उन्हें मुनक्किद करें, उन्हें उनका वो इंतखाबात कराएं, और जो है 3 माह के अंदर ये हिदायत दे दी है सज्जाद साहब। जी बिल्कुल। देखिए जनवरी में 2024 में जो है, जनवरी 2024 में पंचायतों की जो मियाद थी वो पूरी हो चुकी है, जी, मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन जनवरी 2024 से लेके जून 2025 तक इलेक्शन कराने में टाल मटोल की गई। जनवरी में ये कहा गया था 2024 में कि अभी इलेक्शन है, एमएलए के इलेक्शन है, फिर हुकूमत नई हुकूमत बन के आई, फिर हुकूमत ने कहा कि अभी हम सांस ले रहे हैं, अभी हम जो है शुरू करेंगे, और फिर इस तरीके से। देखिए सबसे अहम बात यह है रवि साहब कि जिस तरीके से रियासत में हुकूमत कांग्रेस की हुकूमत को लेकर एक जो बेचैनी पाई जाती है, इसका खौफ हुकूमत को भी है, जिसके नतीजे में पंचायत के साथ साथ बल्दी इंतखाबात भी डिले किए जा रहे हैं। इसी बरस बल्दी इंतखाबात होने थे, लास्ट ईयर पंचायत इलेक्शन होने थे, उनकी मियाद तो 2024 जनवरी में ही ख़त्म हो चुकी है, और इसी बरस जनवरी में बल्दी इंतखाबात होने थे अजला में। मैं अजला की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पंचायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, निजामाबाद कॉर्पोरेशन, आदिलाबाद कॉर्पोरेशन, करीमनगर, खम्मम, तो अजला के बल्दी इंतखाबात इस साल होने थे, तो वो भी डिले कर दिए गए। तो बहरहाल यहाँ हाई कोर्ट ने पंचायत इंतखाबात फौरी कराने का 3 माह के अंदर कराने का ऑर्डर दे दिया है, और दोनों को ये इंतखाबात को तातुल का शिकार बनाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन और हुकूमत तेलंगाना दोनों को सख्त तनकीद की है, सख्त सरजनिश की है उनकी, और कहा है कि अंदरून 3 माह इंतखाबात कराएं। तो देखते हैं कि हुकूमत तेलंगाना जो है किस तरह अदालत के इस फैसले को लेती है और इंतखाबात के लिए क्या तैयारियां होती हैं, हमें आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा, और हम हमारे नाजरीन के सामने भी पेश कर देंगे। तो खबरें तो बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ों पर, आलमी, कौमी, इलाकाई बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पर बहस करना है, मगर वक्त की तंगी है नाजरीन। तो अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।